हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही मस्त होंगे। तो देखिए दोस्त, हम लोग आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे वास्तविक संख्या से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाएगा और साथ ही में क्वेश्चन कराने के साथ साथ मैं उसका कॉन्सेप्ट और फार्मूला भी साथ ही साथ में डिस्कस करते चलूँगा। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्वेश्चन को पढ़कर। तो देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। लिखा है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है दोस्त, इस चार ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को बतलाना है। ठीक है दोस्त, तो देखिए सबसे पहले बात कि लिखा गया है दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए लिखा गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अगर ऐसा दिया रहता है तो इस केस में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा 0 छोटा या बराबर छोटा b आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर तो डी आ गया, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्त, देखिए मैं इसको समझाने जा रहा हूँ और कैसे इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बतलाऊंगा। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, ठीक है, और इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं बतलाने जा रहा हूँ। सबसे ज़रूरी बात, आप लोग भाग तो जानते ही होंगे। ऐसे लिखा गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर लिखा गया है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग a में b से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो q बार में भागफल जा रहा है। ठीक है दोस्त, और शेषफल कितना बच रहा है? r। ठीक है ना, तो इसका यही मतलब हुआ, ये a है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, देखिए ध्यान से। एक होता है सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। देखिए अगले पेज में बतला रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे होता है ना, नीचे देखिए यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। इस सूत्र को आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जितना मैं हाईलाइट किया हूँ। तो देखिए इसी के अनुसार अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो मैं बतला रहा था, यहाँ से भाज्य क्या है, यहाँ पे भाज्य a है, तो लिखेंगे a बराबर भाजक गुने भागफल। तो यहाँ पे भाजक b है और भागफल क्या है? q है। तो हम लोग b में q से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्त, और शेष क्या है? शेष r है। तो यहाँ से क्या आ गया? a बराबर बी क्यू प्लस आर आ गया। ठीक है दोस्त, इतना होता है। अब रहा बात यहाँ पे, एक आप लोग शर्त जानिए और इसको समझिए कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही क्यों आंसर हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर डी आया था ना, देखिए डी क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्त, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है दोस्त, तब समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कलर चेंज कर देते हैं, रेड से लिखते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे जो आर है ना, यार इसका मान क्या क्या हो सकता है? इस आर का मान जो हो सकता है, देखिए आर का मान 0 हो सकता है। ठीक है ना, 0 हो सकता है, और आर का मान 0 हो जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा और आर का मान 0 होगा और b से छोटा होगा। देखिए b से छोटा क्यों होगा, मैं उसको भी बतलाने जा रहा हूँ। देखिए जब भी हम लोग भाग देते हैं a में, हम लोग b से अगर भाग दें, भागफल q आए, शेषफल r आए, तो यहाँ पे r का मान क्या क्या हो सकता है? या तो पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा r का मान, यानी शेषफल 0 आएगा, या फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है दोस्त, 4 आ सकता है। इसी तरह करते करते 5, 6, 7, 8 कुछ भी आ सकता है। लेकिन r का मान जो होता है ना, ये जिससे भाग देते हैं हम लोग, भाज्य से एक छोटा होता है, मतलब इससे छोटा होता है। ठीक है दोस्त, मतलब b-1 आ सकता है। ठीक है दोस्त, b-1 आता है r के मान। तो इसको भी मैं, इस बात को आप लोग समझ गए कि मतलब r का मान क्या क्या आ सकता है। r का मान 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इसी तरह करते करते r का मान b-1 आ सकता है। और इसी को मैथमेटिकल टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए r का मान कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 से स्टार्ट हुआ है, तो लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू, मतलब 0 छोटा या बराबर r छोटा b होगा। ठीक है दोस्त, यही होगा। ठीक है, इसी को मैं बतला रहा था। तो ई यहाँ से आया है। अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि मतलब 0 छोटा है बराबर r छोटा b क्यों होता है, तो इस थ्योरी को मैं यहाँ पे मतलब क्या किया हूँ, डिस्कस किया हूँ।
जब भी हम लोग b से a में भाग देंगे तो भागफल q आएगा, शेषफल r आएगा ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि r का मान जो मान होगा, रिमाइंडर का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसी तरह करते करते b-1 तक होगा। ठीक है दोस्त, b-1 तक आएगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं दूसरी भाषा में 0 छोटा या बराबर छोटा b, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यहीं से आया है। तो उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग को समझाया। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। इस क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर देने का मेरा यही मेन मकसद था। तो उम्मीद है कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्तों हम लोग इतना समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए जब हम लोग भाग देते हैं तो हम लोग अभी समझेंगे भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, 7 से डिवाइड किया गया है 21 में। तो देखिए मैं यहाँ पे डिवाइड करने जा रहा हूँ। अगर हम लोग 7 से 21 में भाग देते हैं, ठीक है दोस्त, तो देखिए 21 था नहीं 25 था। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 25 है। आप लोग ध्यान दीजिए, 7 से हम लोग जब 25 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा ना दोस्त। तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो हम लोग यहाँ से देखिए, हम लोग 25 को बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ठीक है दोस्त, 4 को बोलते हैं शेष। शेष बोलिए या फिर क्या कहिए, शेषफल कहिए, बात एक ही है। ठीक है दोस्त, इतना समझ गए आप लोग। और 3 जो होता है भागफल होता है। क्या होता है दोस्त? भागफल होता है। 3 भागफल होता है। इतना आप लोग समझ गए। इसके अलावा अब रह गया 7 को हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए दोस्त, 7 को हम लोग बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक बोलेंगे। ठीक है दोस्त, इसको इतना देखिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग समझिए, 7 को हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है दोस्त, 25 को भाज्य बोलते हैं, 4 को शेषफल बोलते हैं या फिर शेष बोलते हैं, और 3 क्या है? भागफल है। तो आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए और नोटिस कीजिए उस बात को। ठीक है, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ और देखिए मैं बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग एक बात बताइए, अगर हम 25 जो है ना, ये 25 आप लोग को दिख रहा है जिसको हम लोग भाज्य बोले हैं, अगर हम लोग 7 में 3 से गुना कर दें, ठीक है, और 4 जोड़ दें, तो क्या एक 25 नहीं आ जाएगा? आप ही लोग बताइए दोस्त। जब हम लोग 7 में 3 से गुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि 25 आएगा। तो यहीं से सूत्र निकल के आया है। वो कौन सा सूत्र निकल के आया है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। देखिए मैं उसको भी डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस सूत्र का मैं प्रूफ यहाँ पे दे दिया। ठीक है दोस्त, देखिए मैं देने जा रहा हूँ। 25 क्या है यहाँ पे? तो आप लोग कहेंगे सर 25 भाज्य है, तो भाज्य लिख दीजिए, इक्वल टू का साइन दीजिए। 7 क्या है यहाँ पे? 7 आप लोग कहेंगे 7 भाजक है। क्या है दोस्त? भाजक है। और 3 क्या है? 3 भागफल है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे भागफल। ठीक है, और रह गया प्लस 4 लिखा गया ना, तो 4 क्या है? 4 यहाँ पे शेषफल है। तो यहाँ पे मैं लिख के प्लस शेषफल लिख दूंगा। ठीक है दोस्त, शेषफल लिख दिया। इसको रुक जाइए 1 मिनट से, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छा से, शेषफल। तो आप लोग देखिए दोस्त, ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है ना, आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को क्या नज़र आएगा? आप लोग बताइए। यहाँ पे मैं डिस्कस किया कि मैं यहाँ पे यह समझाना चाह रहा था दोस्त। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे मेरे समझाने का यह मतलब था कि यह भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष कैसे आता है, इस सूत्र का मतलब प्रूफ, सत्यापन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सामने प्रूफ को बता दिया हूँ कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष क्यों आता है और किस लिए आता है। तो यहाँ से मैं एक उदाहरण लिया और सब आप लोगों को समझा दिया। और रहा बात कि भाज्य क्या होता है? भाज्य वह संख्या होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं। और भाजक क्या होता है? तो जिस संख्या में मतलब भाज्य में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। और 25 में 7 से भाग दिए हैं तो 3 बार में गया है ना, तो जो जितनी बार में जाता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं।
और इतना सब काम करने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो देखिए वही बात यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए और इसको समझाने में जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, देखिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा पहले कर दूँ, ठीक है, थोड़ा तब मजा आएगा समझने में, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा इस तरह। देखिए मैं समझाने जा रहा हूँ, आप लोग भी देखिएगा दोस्त। जितना मैं थ्योरी अभी कराया आप लोग को यहाँ पे कराया ना, इस सब का मैं सत्यापन भी करने जा रहा हूँ। मतलब इतना तो मैं समझा दिया अपने ओर से, अब इसको पीपीटी के भी माध्यम से आप लोग समझ लिए। देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर भाग दिए थे ना दोस्त। देखिए 7 से जो 25 में हम लोग भाग दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आया है, जो मैं आप लोगों को समझाया थोड़ी देर पहले कि जब 7 से भाग दिए तो 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो 7 भाजक हो गया। यहाँ पे जो 25 है ना, 25 इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और जितने बारी में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। तो यहाँ पे 3 क्या है, भागफल है। और एक लास्ट रह गया शेष, क्या होता है, सारा काम करने के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है भाज्य 7 है, नहीं भाजक 7 है, भाज्य 25 है, भागफल 3 है और शेषफल कितना है, 4 है। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे नोट में जो है यहाँ पे लिखा गया है ना दोस्त, यहाँ पर लिखा गया है भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल में संबंध। नोट में लिखा गया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसका सत्यापन मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे किया था। किधर किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया हूँ ना, इसका सत्यापन यहाँ पे कर दिया हूँ। तो आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको भी समझिए। ठीक है दोस्त, आप लोग समझिए इसको कि भाजक क्या होता है। पहले समझिए भाज्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं दोस्त, डिविडेंड। तो देखिए हिंदी में क्या लिखा गया है, लिखा गया है जिसमें भाग दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग किस में भाग दिया गया है, 25 में भाग दिया गया है। तो यहाँ पे भाज्य क्या हो गया, 25। इसके अलावा बात किया जाए भाजक क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो भाजक क्या है, भाजक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। तो भाजक को हम लोग इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। इसका मतलब होता है जिसका भाग दिया जाए, मतलब जिससे हम लोग भाग देते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक। तो 7 से यहाँ पे भाग दिया गया है, तो यहाँ पे भाजक क्या हो गया, 7। इसके अलावा आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे भाज्य क्या, अब क्या हम लोग को देखना है, अब हम लोग को भागफल को समझना है। ठीक है दोस्त, देखिए भागफल को मैं समझाने जा रहा हूँ। भागफल का इंग्लिश नेम क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल को हम लोग बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोसेंट। इसका इंग्लिश नेम होता है कोसेंट। भाज्य में भाजक का जितनी बार भाग लग जाए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्त, यहाँ पे कितने बार में भाग लगा है, 3 बार में भाग लगा है ना, तो यहाँ पर 3 क्या है, भागफल है। इसके अलावा अब रह गया बात कि शेषफल क्या होता है। तो शेषफल यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शेषफल को भी समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे हम लोग शेषफल को भी समझते हैं और इसका थोड़ा सा कलर अलग ले लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। क्या देखना है हम लोग को, शेषफल। शेषफल यानी क्या होता है, रिमाइंडर। देखिए लिखा गया है भाज्य में भाजक का भाग देने पर बचा शेष बचा मान जिसमें भाजक का भाग सब आगे पूर्ण रूप से समान न हो। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पर शेषफल का मान जो होगा ना, कभी भी यहाँ पर देखिए आप लोग एक बात समझिए, यहाँ पर भाजक 7 है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे भाजक क्या है, 7 है। 7 से हमेशा छोटा जो होगा रिमाइंडर होगा। यानी भाजक यहाँ पे 7 है और रिमाइंडर कितना है, 4 है। आप लोग जब भी देखेंगे ना, जितनी बार देखेंगे, तो यहाँ पर हर एक केस में मतलब भाजक बड़ा होता है शेषफल से। ठीक है ना, शेषफल छोटा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग को डिस्कस किया ना यहाँ पे कि 0 छोटा है बराबर आर, यहाँ किया ना, 0 छोटा है बराबर आर छोटा बी, यही थ्योरी हमेशा लागू होता है। तो इसको भी मैं आप लोगों को समझा दिया, यहाँ पे आप लोग समझ गए हैं। तो उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो आगे भी हम लोग चलते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त, इतना आप लोग समझ गए हैं, इसमें तो कुछ समझना नहीं है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, तो समझा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन इसको थोड़ा सा क्रॉपिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊँगा। यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा, वो क्या है, आप लोग देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं तो भाज्य, भाजक और भागफल तथा शेषफल में सब समझा चुका हूँ। एक यहाँ पे लाइन एक रह गए ई वाला, इसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसको कैसे समझा जा सकता है, देखिए मैं इसको भी समझाने जा रहा हूँ। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे शेषफल प्लस में है ना,
इसको उठा के इस साइड ला देंगे, इसके जगह पे इधर, तो यह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वहीं आया है यहाँ पे भाज्य माइनस शेषफल, तो इधर बच क्या जाएगा, यहाँ पर दो चीज़ बच जाएगा, भाजक इंटू भागफल, और वहीं यहाँ पे बचा है। तो यह सूत्र यहाँ से निकल के आया है, आप लोग यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। तो सबसे मेन फार्मूला क्या है, सबसे मेन फार्मूला यही है जो नोट में लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यह एक फार्मूला होता है। इसके अलावा इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं, ठीक है ना, और मॉडिफाई करने के बाद इसको भी दिया गया है, ये कुछ नहीं है, भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुने भागफल, ये भी होता है। तो इसको भी मैं समझा दिया। तो चलिए दोस्त, इतना आप लोग समझ गए हैं, तो हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की और उसको समझने का प्रयास करते हैं। इतना अगर आप लोग को समझ में आया है दोस्त, तो देखिए ये कि बात लिखा गया है यहाँ पे, अगर इतना समझ में आया तो आप लोग यहाँ पे इस बात को देख सकते हैं। किस बात को, देखिए थोड़ा सा मैं इसको रेड से लिख देता हूँ। क्या लिखा गया यहाँ पे, पढ़िए तो दोस्त। लिखा गया है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इतना आप लोग काम जरूर कीजिएगा, इतना आप लोग काम करेंगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। देखिए दोस्त, आप लोग इतना ज़रूर करेंगे क्योंकि मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आता हूं। अगर आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को इस चैनल पे डिस्कस करूँगा। चलिए दोस्त, इतना जब आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए इसको सबसे पहले थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा है तो इतना हम लोग इसको कटिंग कर देते हैं, ठीक है दोस्त, उसके बाद समझेंगे। तो देखिए दोस्त, इसमें लिखा क्या गया है, आप लोग पढ़िए तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए लिखा गया है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, वास्तविक संख्या। दूसरा ऑप्शन है अवास्तविक संख्या। तीसरा ऑप्शन है विषम संख्या और चौथा ऑप्शन क्या है, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परिमेय संख्या क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म आया है परिमेय संख्या, है ना, ठीक है, उसके बाद आया है अपरिमेय संख्या। 2 चीज़ मतलब आया है क्वेश्चन में पहले, उसके बाद तो 4 ऑप्शन की बात है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यहाँ पे तो मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप का होता है, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे Q का मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 0 अगर हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर लिखा जाता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यह होता है परिमेय संख्या। लेकिन अगर वहाँ पर बात किया जाए कि जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उससे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर वैसी संख्या जिसमें परिमेय भी हो और क्या हो, अपरिमेय भी हो, तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं। तो जिस संख्या में परिमेय संख्या भी हो, ठीक है दोस्त, और अपरिमेय संख्या भी हो, उस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक संख्या। तो उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब रहा बात कि वास्तविक संख्या को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आगे में लिया हूँ, देखिए इसको मैं बतलाने जा रहा हूँ। देखिए लिखा गया है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा को थोड़ा समझ लेते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा वास्तविक संख्या। तो इसको देखिए मैं समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए और इसको काट लिया जाए, उसके बाद मजा आएगा पढ़ाने में, आप लोग को समझने में भी अच्छा लगेगा। देखिए संख्या रेखा है ना दोस्त, दिस इज कॉल्ड संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो देखिए ये जो संख्या रेखा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। और इसको किस लिए वास्तविक संख्या हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि तो इसमें तो यहाँ पे लिखा गया है पॉजिटिव नंबर लिखा गया है ना, और यहाँ पे लिखा गया है निगेटिव नंबर, और लास्ट में क्या है, एक 0 है बीच में, लास्ट में नहीं 0, बीच में 0 है। तो इसी में हम लोग मतलब इस लाइन पे भी रूट में आता है और इधर में भी रूट में आएगा। रूट कहने का मतलब है √2, √3, √5, तो इस तरह का भी संख्या आता है। तो यही नंबर लाइन जो होता है वास्तविक संख्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग नंबर लाइन को भी समझ लेते हैं। देखिए नंबर लाइन जो होता है, इसमें स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब मिडिल पॉइंट इसका होता है, ओरिजिन जो होता है 0 होता है। और इधर से हम लोग दाईं ओर दूरी मापेंगे तो इधर 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, ठीक है ना।
अनंत कहने का मतलब है इसका कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे 8 तक लिखा गया है, लेकिन 8 तक नहीं होता है, 8 से ज़्यादा जाएगा, 9 जाएगा, 10 जाएगा, मतलब अनंत तक, रोकेगा नहीं। और इसके जो होता है बगल में इधर पॉजिटिव नंबर होता है, जो कि पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे चल जाता है। लेकिन इसके जो होता है बाएं बगल नेगेटिव नंबर होता है। नेगेटिव कहने का मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यह क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो यही होता है नंबर लाइन। तो देखिए इस पर सवाल आएगा तो मैं बतलाऊँगा। और कहने का मतलब यहाँ पे मैं इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगर ध्यान से, तो यह जो संख्या रेखा है ना, यही क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। हालांकि इसमें रूट को नहीं दिखाया गया है, मतलब रूट में संख्या नहीं है, तो मतलब ये जितना संख्या है ना, सब का सब परमेय संख्या है, और इसमें भी अपरमेय संख्या आ जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए दोस्त, इतना मैं इसलिए बतलाया कि यहाँ पे एक चीज़ आया है वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या का एक परिभाषा सुन लीजिए। परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के मिलन को, चाहे संगम को, ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर समुच्चय को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी आ जाता है और अपरमेय संख्या भी आ जाता है। तो क्वेश्चन लिखा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया था कि परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, आप लोग बताइए? इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो इतना बतलाने का कारण यही था, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर। मतलब यह जो ऊपर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर, वह और कुछ नहीं है, यह परिभाषा है वास्तविक संख्या का। तो उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए हैं। इतना समझ गए तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा गया है, देखिए पढ़िए आप लोग। लिखा गया है, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? मत कहने का मतलब है कि पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा सकते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है कि उसको दर्शाएंगे कि नहीं दर्शाएंगे, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे संख्या रेखा को ला देता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग कॉपी करके ला देते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉपी तो नहीं हो पाया यार, एक काम कीजिए, यहाँ पे हम लोग को कॉपी करना था ना, तो कॉपी तो नहीं हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। देखिए मैं समझाने जा रहा हूँ। संख्या रेखा जो है ना, देखिए आप लोग देखेंगे अगर ध्यान से यहाँ पे, तो 1 से लेकर 8 तक लिखा गया है, और इधर लिखा गया 1 से लेकर -8 तक, और बीच में क्या है? 0। यह कुछ नहीं है, मतलब कहने का मतलब यह कुछ नहीं है, सब का सब क्या है? पूर्णांक है। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या संख्या, मतलब क्या पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? तो जाहिर सी बात है दर्शा सकते हैं। तो इसका आंसर जो है क्या लिखा गया? पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है हाँ, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा हाँ, पूर्णांक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, उम्मीद इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इतना समझ गए हैं तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। तो आप लोग इतना में आप लोग क्या कीजिए कि इतने टाइम में आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को क्वेश्चन कैसा लग रहा है, और कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूँ या फिर जो भी सूत्र या फिर परिभाषा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो और आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। तो देखिए दोस्त, मैं अब क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा गया है, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी? मतलब प्राकृत संख्या के संग्रह में, प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? 1 से स्टार्ट होता है, 2 होता है, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है दोस्त, 3 होगा, इसी तरह करते करते कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। और उसमें बोल रहा है कि 0 को भी शामिल कर ले और ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर ले, ठीक है। तो यह तो कौन सी संख्या होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इधर होगा -इन्फिनाइट। तो कहने का मतलब है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए दोस्त, इस तरह का जो बात है, जो मैं लिखा हूँ नीचवा, इस परिभाषा के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार, तो आप लोग देखिए इसका मतलब समझिए।
ये जो लिखा गया है ना यहाँ पे संख्या रेखा, ये जो संख्या रेखा है इसको हम लोग थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट यहाँ पे हम लोग यहाँ से कॉपी कर लिए, ठीक है, और चलते हैं अगले जहाँ पे क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा काट दें हम, रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आप लोग को, ठीक है दोस्त। इतना हो गया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है दोस्त। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, उसके बाद समझने में मजा आएगा हम लोग को। देखिए छोटा कर लिए हम। अब देखिए क्वेश्चन था कि प्रकृत संख्याओं में, अब देखिए यहाँ पे प्रकृत संख्या क्या है, 1 से लेकर 8 तक है, ठीक है ना, और इसमें 0 को भी बोला है शामिल करने के लिए, तो 0 भी शामिल हो गया, और ये माइनस वाला भी शामिल करने के लिए बोला है, ठीक है दोस्त। तो इतना जब हम लोग शामिल कर लेते हैं, कौन सी संख्या हो गया, यह तो एक संख्या रेखा है ही, लेकिन इसके अलावा इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्णांक में प्लस भी आता है, माइनस भी आता है और 0 भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णांक संख्या। कहो ना प्यार है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया तो अच्छी बात है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की ओर, 5 की ओर। आप लोग समझ सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर जो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लें और इस ओरिजिन यानी 0 को भी शामिल कर लें, तो यह कौन सी संख्या होगी? मतलब यह तो नंबर लाइन है ही, लेकिन इसके अलावा इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है दोस्त। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्णांक संख्या। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा। देखिए तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं छोटा से इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है दोस्त। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़िए इसको। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है होगा, दूसरा ऑप्शन है नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्त, इसको समझने के लिए हम लोग को तो संख्या रेखा को एक नज़र देखना होगा। लिखा गया है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण संभव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा कहीं उठा के लाते हैं। देखिए यही ना संख्या रेखा है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और अगले पेज पे इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि निरूपण होगा कि नहीं होगा, ठीक है दोस्त। ये कहाँ गया यार, अभी नहीं आया है क्या? देखिए इसको मैं फिर से पेस्ट करता हूँ, ठीक है दोस्त। फिर से पेस्ट कर लिया और यहाँ से इसको ऊपर लाते हैं। यहाँ से तो ये कॉपी नहीं हो रहा है आई थिंक। देखिए दोस्त यहाँ पे ना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एक बार बैक जाते हैं, हम लोग को इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी किए और उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है, और चलते हैं अगले पेज पे और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। देखिए पेस्ट हो गया ना। अब देखिए दोस्त लिखा क्या गया है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण। देखिए दोस्त पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या यानी कि प्रकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से रेड कलर लेकर समझाता हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए 0 से लेकर यहाँ पे 8 तक लिखा गया है, फिर जहाँ तक आगे तक लिखा जाएगा तो यह सब का सब क्या है? पूर्ण संख्या न है। तो यह संख्या रेखा पर है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होगा। मतलब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को निरूपित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और इसको भी हम लोग समझेंगे। इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको क्रॉप कर देता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मैं समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए तब तक। क्या लिखा गया? देखिए दोस्त लिखा गया है सभी प्रकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। देखिए तो अभी भी मतलब है आप लोग को। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को निरूपण होगा या नहीं, तो इसका आंसर आया होगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, सभी प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेते। तो इसमें भी तो हम लोग शून्य को शामिल किए थे ना दोस्त। मतलब प्रकृत संख्या 1 से लेकर 8 तक हो गया, और इसमें बोल रहा है कि 0 को भी शामिल किए, तो 0 से लेकर 8 तक हो गया, तो यह क्या है? पूर्ण संख्या है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत संख्याओं को क्या कहते हैं, तो वह पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, पूर्ण संख्या।
तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ गए। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे तो इसको सबसे पहले हम छोटा करेंगे, उसके बाद क्या किया जाएगा दोस्त, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मूला, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो देखिए थोड़ा सा छोटा बड़ा करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को, तो आप लोग को इरिटेट नहीं होना है, आप लोग को समझना है। देखिए क्या लिखा गया है दोस्त, लिखा है, कॉपी हो गया क्या यार, लिखा है देखिए, अगर पूर्णांक बी ए, अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है तो b को a का कहा जाता है। देखिए बड़ी प्यारी लाइन लिखा गया है, अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है तो b को a का क्या कहा जाएगा। तो देखिए दोस्त यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पे जिस तरह का है उसको ध्यान दीजिए। b को a से पूर्णतः विभाजित, b अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी कि b जो है ना ये a से पूरा डिवाइड होता है, मतलब कट जा रहा है, यहाँ पे कुछ बार में कट रहा है, यानी q बार में मान लीजिए कट रहा है, उससे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो हम लोग b को a का कहा जाता है। b को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ये जो अंदरवा b बैठा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही ना बताना है। तो b को a का कहा जाता है, तो b जो क्या है अंदर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य ना बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाज्य, आओ कभी हवेली पे। तो आप लोग उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ गए होंगे, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग भाज्य बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, उसको भी समझते हैं। देखिए दोस्त बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, और इसको मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप करके छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्त क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें हम। देखिए लिखा गया है, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है, ये ना लिखा गया है दोस्त, लिखा गया है क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है। तो अब यहाँ पे बात हाँ है कि नहीं, इसको कैसे मतलब बताया जाए। जीरो से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या वो हो, मान लीजिए x ही है, उसमें जीरो से भाग देंगे तो विभाजित तो कर देगा, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब होगा इनफाइनाइट। ठीक है दोस्त, मतलब अपरिभाषित होता है। अगर किसी संख्या में हम लोग जीरो से भाग देते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट और अपरिभाषित बोलते हैं। तो लिखा गया है कि क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है, तो विभाजित तो करेगा लेकिन उसका आंसर फिक्स नहीं रहेगा, अलग अलग उसका आंसर होगा। ठीक है, तो उसका आंसर अलग अलग दोस्त होगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग देना उचित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। क्या जीरो किसी पूर्णांक विभाजित कर सकता है, तो नहीं, क्योंकि उसका आंसर निश्चित नहीं है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए दोस्त इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। तो इसको भी मैं समझाने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉप कर देते हैं, उसके बाद हम लोग बड़ा करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है, देखिए ध्यान से, लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। कहने का मतलब है यूक्लिड विभाजन जो है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग मतलब किसके लिए किया जाता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग इस ऑप्शन को भी देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 2 धनात्मक पूर्णांकों के लॉसा निकालने में, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर ए तो आप लोग समझ गए, 2 धनात्मक पूर्णांकों के लॉसा निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, 3 धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने में, मतलब 3 संख्या के लिए। और ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, 3 धनात्मक पूर्णांकों के लॉसा निकालने में। तो देखिए आप लोग को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप लोग देखिए ध्यान से समझिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो आप लोग एक बात देखिए, हम जो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को कराया था, आप लोग को याद है यहाँ पे, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन था, यही ना क्वेश्चन था, लिखा गया था, देखिए ध्यान से,
दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है वो क्या था, वो यूक्लिड विभाजन ही था, यह यूक्लिड विभाजन ही है। तो इसी का हम लोग उपयोग करके यहाँ पे उसका मतलब स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 था ना, लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने के लिए। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा पहले करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग समझते हैं और इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इथी भी समझना होगा, क्या सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 2q के रूप का होता है, दूसरा ऑप्शन है 3q के रूप का होता है और तीसरा ऑप्शन है 3q-1 का रूप का होता है और चौथा ऑप्शन है 2q + 1 का रूप का होता है। इसको समझने के लिए हम लोग को विषम संख्या समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से विषम संख्या को देखिए समझाने में जा रहा हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है दोस्त। इसको बड़ा कर दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, बड़ा हो जाए यार, गुस्सा क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या को समझेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, सम संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। मतलब जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो देखिए सम संख्या क्या क्या हो गया, 0 से स्टार्ट है, 2, 4, 6, 8, 10, यह सब के सब क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। तो आप लोग से कोई पूछेगा 0 क्या है, तो 0 सम संख्या है। इसके अलावा देखिए विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ऐसे संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता है, मतलब जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। जैसे में देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब का सब क्या है, विषम संख्या है। तो देखिए यहाँ से एक बात समझना है, देखिए अगर हम लोग 2q लिखते हैं तो यह क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, ठीक है दोस्त। अगर हम लोग 2q + 1 लिखते हैं, 2q + 1, तो यह क्या है, यह जो है विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है दोस्त। तो 2q कहिए, देखिए अगले पेज में मैं बतलाता हूँ, 2q बोलिए या फिर 2m बोलिए, ठीक है ना। ये दोनों को दोनों क्या होता है, सम संख्या होता है, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाएगा। लेकिन हम लोग 2q + 1 बोले, ठीक है, या फिर 2m + 1 बोले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद है इतना आप लोग समझे होंगे। इससे क्वेश्चन, इस मतलब कॉन्सेप्ट से इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछा जाता है क्लास 10 में, या फिर यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो 2q कहिए या फिर 2m कहिए, और आप लोग पूछेंगे यहाँ पे m क्या है और q क्या है। तो देखिए m और q जो है ना पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो 2m कहीं पूछेगा कि सम संख्या का रूप क्या होता है, तो 2m होता है या फिर क्या होता है, 2q होता है। अगर विषम संख्या का पूछा जाए तो विषम संख्या का रूप होता है 2q + 1, ठीक है ना, या फिर 2m + 1। तो इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या पूछा गया, देखिए विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक कौन है इसमें, विषम पूर्णांक है 2q + 1, अभी आप लोग को बतलाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, 2q + 1। लेकिन एक और क्वेश्चन देखिए मैं इसमें लाया हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए मैं बतला रहा हूँ, इसको समझेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा पहले छोटा करते हैं, हम छोटा कर दिए, ठीक है, और बड़ा, और इसको बड़ा करेंगे, क्रॉप करने के बाद हम बड़ा करते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस किया जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है। अभी मैं आप लोग को बताया कि सम संख्या किसके रूप का होता है। देखिए यहाँ पे 2q कहिए या फिर 2m कहिए, सम संख्या है, और 2q + 1, 2m + 1 विषम संख्या है। तो सम पूछा है ना, तो सम संख्या क्या है इसमें, देखिए तो यहाँ पे 2q है ना, 2q के रूप का होता है, q धनात्मक पूर्णांक है, तो सम संख्या पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा। इसी के साथ इस क्वेश्चन मतलब मैं 11 क्वेश्चन लाया था और इसका सूत्र लाया था और कॉन्सेप्ट लाया था। तो उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे
तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझ गए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ गए, 2q+1 विषम संख्या वाला है। उम्मीद आप लोग इतना समझ गए होंगे। इस मतलब कॉन्सेप्ट से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए मौसा निकालने में, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने में। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी हो गया और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हुआ। ठीक है, इसको भी समझ गए हम लोग। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग समझ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 इसको समझे थे हम लोग। प्रकृत संख्या के मतलब प्रकृत संख्या में 0 और ऋणात्मक संख्या लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं दोस्त, पूर्णांक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर भी समझ गए हैं लोग, 3 नंबर भी समझ गए हम लोग, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर इधर 1 था यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं। सबसे पहले इरेज कर देते हैं, इरेज हो गया। ठीक है दोस्त, इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं। अब इसको हम बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यही ना था, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर पहला था। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक आप लोग समझ गए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी। साथ ही आज इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।